सुप्रभात दोस्तों। देखते ही देखते आज 26 जुलाई 2022 भी आ गया दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 महीने ही बचे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का दिन आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, आपने क्या क्या अपना टारगेट बनाया दोस्तों, उसे कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे? अगर आप कंप्लीट उसे कर लेते हैं या फिर कैसे करेंगे उसको, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। आप जो जो गोल आप अचीव करेंगे उसके बारे में आप कल की वीडियो में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों, ओपन है, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। इससे आप डेडिकेट होकर अपने काम को कंप्लीट भी करेंगे। इससे आपको दोस्तों डेली डे बाय डे आपको अपनी रूटीन्स, अपने जो किए गए वर्क हैं उसके बारे में एनालिसिस करने का मौका मिलता है दोस्तों। ये आप करोगे डेली दोस्तों तो आपकी लाइफ भी चेंजिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक एक सीढ़ी ही चढ़कर आप छत पर चढ़ते हो दोस्तों। वैसे ही अगर टारगेट को पाना है दोस्तों, डे बाई डे हार्ड वर्क कर कर ही आप किसी बड़े गोल को अचीव कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 6 टॉपिक जो कि उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे अभी। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है द्रौपदी मुर्मू जी का ओथ। ठीक है दोस्तों, जो शपथ समारोह है उसके बारे में बात करेंगे, प्रेसिडेंशियल शपथ समारोह, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सेकंड टॉपिक होगा हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी द्वारा जो सिल्वर मेडल जीता गया उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। थर्ड टॉपिक होगा हमारे मंकी पॉक्स के बारे में दोस्तों, मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक होगा दोस्तों व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लाई गई स्कीम है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सारे टॉपिक हम लोग इस सेशन में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ठीक, हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक द्रौपदी मुर्मू जी के ओथ के ओर दोस्तों। तो हम जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, अभी तक वीडियो में लास्ट वीडियो आप देखे होंगे दोस्तों, उसमें भी आप देख चुके होंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने उसमें उस वीडियो में एनालिसिस किया है पूरी तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में हम बताते चलते हैं दोस्तों। तो देश की ये पहली आदिवासी मुर्मू जी हैं। ठीक है, आदिवासी राष्ट्रपति महिला हैं। ठीक है दोस्तों, मुर्मू जी जो हैं वो देश की पहली ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं दोस्तों। ठीक, ये आज शपथ लेंगे आज के दिन दोस्तों, और उनको इसके बाद 21 तोपों की क्या दी जाएगी, सलामी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लें दोस्तों तो इनको ओथ कौन दिलाएगा दोस्तों, तो चीफ जस्टिस रमण जी दिलाएंगे इन्हें ओथ। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी जी को चीफ जस्टिस रमण जी ओथ दिलाएंगे 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के उपलक्ष्य पर। ठीक है दोस्तों, ये ओथ जो दिलाया जाएगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ इन्हें दिलाई जाएगी। सर्वोच्च पद पर आसीन होने के लिए आज़ाद भारत में जन्मी ये पहली शख्सियत है। ठीक है दोस्तों, यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ था, फ्रीडम हुआ था दोस्तों, उसके बाद जन्म लेने के बाद उसके बाद जन्म ली हैं, और फिर पहली ऐसी प्रेसिडेंट बनी है दोस्तों कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों। जो बाकी प्रेसिडेंट इसके पहले बने हुए हैं जैसे रामनाथ कोविंद जी, वो सब आज़ादी के पहले ही जन्म ले चुके थे। ठीक है दोस्तों, जब भारत फ्रीडम नहीं हुआ था उससे पहले ही दोस्तों ये सब जन्म ले चुके थे, लेकिन ये आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, ये सुबह 10:15 पर शपथ ग्रहण समारोह मतलब कि स्टार्ट होगा। उस टाइम ये केंद्रीय हॉल में सुबह 10:15 पर वहाँ पर शपथ लेना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जस्टिस NV रमण जो है निर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मू जी को क्या देंगे, गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे, और इन्हें उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वहाँ पर दोस्तों कौन कौन उपस्थित होगा, तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, विभिन्न देश के राजदूत, संसद सदस्य, मुख्य सैन्य और असैन्य अधिकारी इस समारोह में शिरकत करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम कुछ मुर्मू जी के बारे में बातें कर लेते हैं दोस्तों। इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था उड़ीसा में एक टीचर पोस्ट से अपना कैरियर स्टार्ट किया था दोस्तों। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर इनका स्टार्टेड हुआ था 1997 में दोस्तों, जब ये काउंसलर ऑफ द रायनगरपुर से काउंसलर के पोस्ट के लिए ये जीती थी। ठीक है दोस्तों, फिर इन्हें MLA बनाया गया सन 2000 में दोस्तों, MLA बनाया गया रायरंगपुर का। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये उड़ीसा में BJP BJD कोलियंस गवर्नमेंट में 2020 और 2014 में मतलब पोर्टफोलियोज के रूप में काम कर चुकी थी दोस्तों। फिर इन्हें नीलकंठ अवार्ड दिया गया था दोस्तों 2007 में, बेस्ट MLA असम में मतलब ये सॉरी दोस्तों उड़ीसा की बेस्ट MLA के रूप में ये जब आई थी, उस उड़ीसा सरकार ने इन्हें दिया था दोस्तों। जिस जगह से ये MLA थी वहाँ पर बेस्ट MLA का अवार्ड है नीलकंठ अवार्ड दोस्तों, ये उड़ीसा सरकार ने इन्हें दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर BJP से ये ST मोर्चा के लिए 2002-2009 में मेंबर थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर थी दोस्तों। फिर द्रौपदी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP मयूरभंज की ये यूनिट फाउंडर 2010 और 2015 तक रही दोस्तों। ठीक है, मयूरभंज के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही BJP के लिए दोस्तों। फिर ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी झारखंड की, यानी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ये झारखंड की बनी थी 2015 में। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी ये। ठीक है दोस्तों, जब ये शपथ ले लेंगी, ओथ ले लेंगी दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी दोस्तों। एक बात, हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये कौन से शेड्यूल्स में शपथ के लिए बात की गई है? ठीक है दोस्तों, कौन से शेड्यूल में शपथ की बात की गई है? शेड्यूल बताइए दोस्तों जिसमें शपथ की बात की गई हो, शपथ, ठीक है, ओथ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये जरूर कमेंट में हमें टाइप कीजिए दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए शपथ के बारे में। तो ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। तो दोस्तों किस शेड्यूल में इसके बारे में शपथ के प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों, ये हमको जरूर टाइप करके बताइए। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो शपथ लेने के बाद ये राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। उन्हें इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा वहाँ पर, और निवर्तमान राष्ट्रपति का शिष्टाचार सम्मान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर। और 64 वर्षीय जो मुर्मू जी हैं, बृहस्पतिवार को विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर, ये इनके बारे में बता दें दोस्तों कि जो इलेक्शन हुआ था उसमें यशवंत सिन्हा जी को, जो विपक्ष में इनके थे यशवंत सिन्हा जी थे, यशवंत सिन्हा जी को दोस्तों ये हराकर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पद पर आए हैं दोस्तों। तो इनको 64%, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको 64% वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, ठीक। और जो मुर्मू जी हैं उनका वोट था दोस्तों 6,76,803 वोट। वहीं सिन्हा जी के वोट की बात करें 3,80,177 वोट था। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट ट्राइब कम्युनिटी की प्रेसिडेंट है दोस्तों। ट्राइब कम्युनिटी दोस्तों, ये अगर बात करें ट्राइब कम्युनिटी में, तो ट्राइब कम्युनिटी में ये तीसरे नंबर की जो कम्युनिटी है, संथाल कम्युनिटी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों कम्युनिटी में बात करेंगे तो गोंड कम्युनिटी, जो गोंड कम्युनिटी है वो फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पर भील कम्युनिटी है, और ये थर्ड नंबर पर संथाल जो कम्युनिटी है। संथालों के बारे में आपने दोस्तों 11th की बुक में पढ़ा होगा। तो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। क्लियर दोस्तों, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर पर कौन सी कम्युनिटी है दोस्तों? ट्राइब कम्युनिटी है, तो गोंड कम्युनिटी है। सेकंड नंबर पर दोस्तों भील कम्युनिटी है, और थर्ड नंबर पर संथाल कम्युनिटी, ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं दोस्तों। ठीक, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों जो ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, ये सेकंड प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वुमेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो। उसके पहले वुमेंस में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रह चुकी हैं। ठीक फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। ठीक है, और सभी स्टेट का हेड होता है। सभी स्टेट का क्या होता है? हेड होता है। और दोस्तों सभी स्टेट का क्या होता है? हेड होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। इसके इलेक्शन में दोस्तों, तो इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो राज्यसभा, यानी राज्यसभा के मेंबर ले सकते हैं, और दोस्तों लोकसभा के मेंबर ले सकते हैं। कौन? लोकसभा के मेंबर। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भाग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और कौन ले सकता है दोस्तों? जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं ले सकते हैं, चाहे राज्यसभा के, लोकसभा के हों, या असेंबली, किसी भी असेंबली के मेंबर्स जो नॉमिनेटेड हैं वो नहीं ले सकते हैं भाग। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 54 से 62, यानी ये जो प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो 54 से 62 के में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था दोस्तों आपको, लास्ट अगर वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो जो मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोस्तों जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर, उनके एक मतलब सॉरी दोस्तों, राज्यसभा के मेंबर होते हैं और लोकसभा के मेंबर होते हैं। हाँ, लोकसभा के मेंबर, एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी दिल्ली में और पुडुचेरी में, हाँ, ये यूनियन टेरिटरी, तो इनके दोस्तों जो सिलेक्टेड मेंबर हैं वही इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो एमपीज होते हैं, एमपी का जो एक वोट होता है वो 700 वोट के बराबर होता है। कितने वोट के बराबर होता है? अगर एक एमपी वोट कर रहा है तो वो 700 वोट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात कर लें हम दोस्तों, अगर हम बात कर लें दोस्तों एमएलए की, तो एमएलए का जो एक एमएलए का वोट होता है वो अकॉर्डिंग टू द रीजन, यानी ना एमएलए का जो एक एमएलए का वोट होता है दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू रीजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीजन होता है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग मतलब सीटें बांटी गई हैं एमएलए के वोट को लेकर। ठीक है फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। तो
इसमें पावर्स की बात कर ले तो प्रेसिडेंट अपने पावर का एंजॉय कैसे कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो लेजिस्लेटिव पावर इसको मिली हुई है दोस्तों। लेजिस्लेटिव पावर में जैसे ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल असेंट किसी भी बिल पर देते हैं दोस्तों, ठीक है, पास बिल को पास करने में, ठीक फ्रेंड। सेशंस पार्लियामेंट अगर मान लीजिए जब संसद का सेशन नहीं चल रहा है दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, तो ये अपना मतलब सत्ता कायम कर सकते हैं दोस्तों, मतलब ये शासन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये जो सुमो होते हैं दोनों हाउसेस के क्या होते हैं, पावर टू सुमो होते हैं दोनों हाउसेस में जॉइंट सीटिंग पर, ठीक है दोस्तों। जब पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस बहुत हाउसेस मिलती हैं तो ये पावर टू सुमो होते हैं दोस्तों जॉइंट सीटिंग के, ठीक है दोस्तों। जब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग होती है तब, ठीक फ्रेंड। अब अपॉइंटिंग पावर क्या है दोस्तों, तो ये अपॉइंट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, CGI को अपॉइंट करते हैं, जजेस को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, और जो कवर आपको बात करते हैं दोस्तों, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट को भी ये अपॉइंटमेंट करते हैं दोस्तों। एम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्रीज़ में जो एम्बेसडर हैं उनको अपॉइंट करते हैं दोस्तों। अटॉर्नी जनरल उनको भी ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। मिलिट्री पावर्स की बात करें तो ये तीनों जो सेनाएं हैं उनके चीफ होते हैं, कमांडर होते हैं दोस्तों। और तीनों चीफों को, यानी जो तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, अपॉइंट करने का काम करते हैं, अपॉइंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इमरजेंसी भी क्या करते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों किसी भी ट्रीटीज़ पर, अदर कंट्रीज से अगर कोई ट्रीटी है, संधि है, उस पर ये दोस्तों अपना अंतिम साइन देते हैं, ठीक है फ्रेंड। और PM के एडवाइस के थ्रू ये कि अदर कंट्री में मतलब पीस कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर पावर टू डिक्लेयर ऑफ पीस, वार के लिए, या फिर कोई भी पीस कंसल्ट कर सकते हैं PM के एडवाइस पर दोस्तों, ठीक है। अब पॉर्डिंग की बात करेंगे तो क्षमा याचना की बात करेंगे तो आर्टिकल 72 है, इसमें इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये 72 के अकॉर्डिंग किसी को भी माफ़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पनिशमेंट यानी कोई भी डेथ मतलब कोई भी पनिशमेंट है उसे माफ़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इमरजेंसी की पावर दोस्तों अगर बात करें तो आर्टिकल 352, 350 से और 360 में दी गई है इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर लें दोस्तों, तो आर्टिकल 52 में दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 72 में दोस्तों प्रेसिडेंट की जो पॉर्डन्स पॉलिसी है उसके बारे में बात की गई, पॉर्डन्स के बारे में बात की गई, क्षमा याचना के बारे में बात की गई दोस्तों। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, और आर्टिकल 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में दोस्तों, ठीक है। फिर आर्टिकल 111 में असेंट टू द बिल पास्ड के बारे में। आर्टिकल 112 में दोस्तों यूनियन बजट के बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आर्टिकल 123 में दोस्तों प्रेसिडेंट टू द पॉमुलेट ऑडियंस के बारे में बातें की है दोस्तों। आर्टिकल 143 में दोस्तों पावर ऑफ प्रेसिडेंट के कंसल्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों, इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे दोस्तों। तो शुरुआत के तीन आपको ये याद करने हैं, 3-4 याद करने हैं दोस्तों, और लास्ट से इधर से जो 3-4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। इससे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दोस्तों, तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी थे, उसके पहले फिर प्रणब मुखर्जी जी थे, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उसके बाद फिर हमारे प्यारे नेता और साइंटिस्ट दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी थे। ये दोस्तों हमारे आइडियल पर्सनालिटी हैं दोस्तों APJ अब्दुल कलाम सर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और महान साइंटिस्ट भी इंडिया के रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो यहाँ पर उनके बारे में दिया गया है दोस्तों। यही बात बताई गई दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो 2 बार लगातार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। जाकिर हुसैन जी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दोस्तों, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे इसमें है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम बात करते हैं अगले न्यूज़ की और दोस्तों, अपना जो आज का न्यूज़ है अगला टॉपिक है दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। ये ऐसा करने वाले 19 साल बाद देश को ये मेडल मतलब सिल्वर ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है दोस्तों। अगर सिल्वर मेडल की बात करेंगे तो सिल्वर मेडल जिताने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला सिल्वर मेडल जीत कर लाने वाले इंडियन है दोस्तों। 19 साल बाद दोस्तों भारत को इस चैंपियनशिप में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है दोस्तों,
दोस्तों भारत के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने अमेरिका की यूजिन में दोस्तों 18वीं गोल्ड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है फ्रेंड। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंका, यह मेडल हासिल किया है दोस्तों। अगर आप बात कर लें तो गोल्ड मेडल की बात करें जो जिनके खाते में गया है दोस्तों, वो ग्रेनेडा के रहने वाले एंडरसन पीटर्स जी हैं। एंडरसन पीटर्स ने दोस्तों 90.46 मीटर का भाला फेंका है, 90.46 मीटर का भाला फेंका था। ठीक है फ्रेंड। और नीरज चोपड़ा जी का जो भाला फेंक था थ्रो था दोस्तों 88.13 मीटर का था। ठीक है फ्रेंड। तो 19 साल बाद कोई मेडल इस चैंपियनशिप में भारत ने जीता है दोस्तों, और वो नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में दिलाया है फ्रेंड। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। और जो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स हैं दोस्तों, वो 90.46 मीटर भाला फेंका है दोस्तों और गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी कड़ी में बात करें दोस्तों, तो भारत के रोहित यादव जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं दोस्तों, वो भी लास्ट मतलब टर्म तक गए थे दोस्तों, लास्ट टाइम तक गए थे इस इवेंट के दोस्तों। तो वे 78.72 मीटर भाला फेंके थे और 10वीं पोजीशन उनको मिली थी दोस्तों। ठीक है। नीरज चोपड़ा जी के साथ रोहित यादव जी भी जौनपुर के जो कि रहने अपने क्षेत्रीय एरिया के रहने वाले हैं दोस्तों, ये 78.72 मीटर भाला फेंके थे और 10वीं पोजीशन पर रहे थे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो नीरज चोपड़ा जी के बारे में और आगे थोड़ा। तो मोदी जी ने, यानी प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी ने इनको कंग्रेचुलेसन बोला है दोस्तों। ठीक है। इनको ट्वीट कर मैसेज दिया है, धन्यवाद बोला है दोस्तों, और हार्दिक बधाइयाँ भी दी है, कांग्रेचुलेट किया है दोस्तों, ग्रीटिंग की है। तो फ्रेंड नीरज चोपड़ा जी ने पिछले साल अगस्त में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों। तो ओलंपिक में जो इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका था गोल्ड मेडल जीतने के लिए, वो 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो फेंका था। ठीक है फ्रेंड। अगर इनके और रिकॉर्ड की बात करें तो इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा जी ने स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में दोस्तों पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो फेंका था फ्रेंड। फिर फेंका था। इसके बाद 89.30 मीटर का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो नेशनल रिकॉर्ड था दोस्तों, उसको इन्होंने तोड़ा था। ठीक है फ्रेंड। इसलिए हालांकि इस लीग में भी उन्होंने 90.31 मीटर का थ्रो के साथ एंडरसन पीटर्स चैंपियन बने। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें तो जो एंडरसन पीटर्स जी हैं, वो 90.31 मीटर का थ्रो फेंक कर चैंपियन बने थे इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है फ्रेंड। तो फाइनल में नीरज चोपड़ा जी का जो परफॉर्मेंस था उसको हम देख सकते हैं दोस्तों। तो पहला थ्रो ये फाउल फेंके थे, दूसरा थ्रो 82.39 मीटर का था, तीसरा थ्रो बात करें तो दोस्तों 86.37 मीटर का, चौथा थ्रो 88.13 मीटर का, पांचवा थ्रो फाउल था और छठा थ्रो भी फाउल था दोस्तों। ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे ये एंडरसन पीटर्स जी हैं दोस्तों, ये गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं। 90 के पार ये फेंके थे दोस्तों। और ये नीरज चोपड़ा जी अपने सेकंड नंबर के सिल्वर मेडल। ठीक है फ्रेंड। अगर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो दोस्तों एकमात्र मेडल नीरज चोपड़ा जी ने इस पूरे चैंपियनशिप में जीता है दोस्तों, इंडिया की ओर से दोस्तों। इस चैंपियनशिप में दोस्तों 35 देशों ने शिरकत की दोस्तों। भारत का स्थान 28वें स्थान पर रहा, 28th प्लेस पर रहा दोस्तों। वहीं अगर बात करें तो अमेरिका टीम टॉप की है, 10 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर 10 कांस्य। अमेरिका ने 10 गोल्ड 8 सिल्वर और 10 कांस्य जीते हैं। 28 मेडल के साथ वो टॉप पर रही लिस्ट में दोस्तों। दूसरे नंबर पर 10 पदक के साथ इथोपिया, तीसरे नंबर पर 8 पदक के साथ केन्या जगह ने बनाई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो गोल्ड मेडल विनर एंडरसन पीटर्स जी हैं, इनके कंट्री के बारे में लोकेशन एग्जैक्ट देख सकते हैं दोस्तों, कहाँ है, सॉरी फ्रेंड, देख लेते हैं। तो इस प्लेस के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ग्रेनेडा ये जगह है दोस्तों, ये छोटा सा द्वीप कंट्री है दोस्तों। ठीक फ्रेंड। ये छोटा सा द्वीप कंट्री है, आप देख सकते हैं फ्रेंड अच्छे से। ग्रेनेडा, ये ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स जी रहने वाले हैं, जिन्होंने 90 का भाला फेंका था दोस्तों और नीरज चोपड़ा जी को मात दिया था दोस्तों। तो ये ग्रेनेडा एक छोटा सा द्वीपी कंट्री है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अगल बगल जितने भी कंट्री हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स ने इससे रिलेटेड जैसे कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों। एक बार फिर देख सकते हैं दोस्तों आप इसे। तो ये अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है जस्ट उसके ऊपर एक द्वीपी कंट्री है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये ग्रेनेडा है, यहीं के प्रॉपर निवासी हैं एंडरसन पीटर्स जी, जो नीरज चोपड़ा जी को हराए थे। ठीक है फ्रेंड, हम आगे की ओर चलते हैं, अपने नीरज चोपड़ा जी के बारे में और बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों तो नीरज चोपड़ा जी ने आगे बातें करते हैं दोस्तों।
एंडरसन पीटर्स का गोल्ड मेडल था, ये आपको ध्यान रहे दोस्तों। नीरज चोपड़ा जी दूसरे स्थान पर थे। जो एंडरसन पीटर्स थे उन्होंने 90.54 मीटर का भाला फेंका था, दूर फेंका था दोस्तों। और जैकब जो थे, यानी जो थर्ड नंबर पे आए थे कांस्य पदक विनर, ये जैकब, ये थर्ड पर आए थे दोस्तों। इनका नाम जैकब था, कांस्य पदक विनर है दोस्तों, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उन्होंने अपना बेस्ट 88.09 मीटर दूर भाला फेंका, ठीक है फ्रेंड, तीसरे नंबर। इस प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी शामिल थे, ठीक है दोस्तों। इस प्रतिस्पर्धा में, इस मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों, पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे वो भी शामिल थे। उनको प्रॉपर तरीके से 5वें स्थान पर उनको पोजीशन मिला है दोस्तों, ठीक। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोस्तों था 86.16 मीटर था। जो अरशद नदीम जी थे पाकिस्तान की ओर से, वो 86.16 मीटर का भाला फेंके थे दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में दिलाया था गोल्ड दोस्तों। आपको पता है कि इससे पहले जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो 120 साल का सूखा खत्म किए थे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रैक एंड फील्ड में ये 120 साल बाद दोस्तों भारत ने कोई भी ओलंपिक में मेडल जीता था, गोल्ड मेडल वो भी जीता था दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड अगर बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में, तो 1983 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था दोस्तों, ठीक। तो क्वालिफायर प्रदर्शन नहीं दोहरा सके थे। जो नीरज चोपड़ा जी ने जितने पर क्वालिफायर हुए थे उसको रिपीट नहीं कर सके दोस्तों। बात करेंगे क्वालिफायर इवेंट में, नीरज चोपड़ा जी ने 88.39 मीटर का स्कोर किया था दोस्तों। क्वालिफिकेशन ग्रुप में वो पहले और ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे थे। फाइनल में उनका प्रदर्शन क्वालिफायर जैसा नहीं था। फाइनल में उनका बेस्ट 88.13 था, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। वहीं रोहित यादव जी का 78.72 मीटर था और प्रॉपर वो 10वें स्थान पर थे, ठीक। पिछली बार इन्होंने चोट के कारण इस चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया था दोस्तों। नीरज चोपड़ा जी ने उन्होंने अपने कोहनी की सर्जरी भी उस टाइम कराई थी। और साथ ही 2017 के सीजन में वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। इसके पहले के अगर बैकग्राउंड में बात करेंगे नीरज चोपड़ा जी के बारे में, तो इसके पहले वो 2017 के सीजन में फाइनल में नहीं जगह बना पाए थे फ्रेंड। और इसके पिछले साल जो लास्ट टाइम्स हुआ था 2017 में दोस्तों, तो वो कोहनी में उन्हें कोहनी में चोट लगी थी, उसमें सर्जरी भी हुआ था, ठीक फ्रेंड। ऐसा जो लास्ट ईयर क्वालिफाई, मतलब कि लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उसमें वो 82.26 मीटर का स्कोर किए थे। ये भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे दोस्तों। तो नीरज चोपड़ा जी हैं वो जीतने वाले पहले एथलीट हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था दोस्तों। ये वही बातें हैं। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा जी से पहले एथलेटिक चैंपियनशिप में, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इसके पहले भारत ने 2003 में मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल अब तक नहीं जीता था दोस्तों। तो सिल्वर मेडल ये जिताने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, नीरज चोपड़ा जी। बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा जी जहाँ भी खेले हैं अभी तक वहाँ उनको जीतें मिली हैं। तो दोस्तों अगर 2022 WAC की में सिल्वर जीता था दोस्तों। 2022 की बात करें डायमंड लीग में सिल्वर जीता था। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था फ्रेंड। अगर 2016 की बात करें तो WAC में गोल्ड मेडल जीता था जूनियर में दोस्तों। और 2017 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था फ्रेंड। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं और दोस्तों मंकी पॉक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में दोस्तों। तो WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है फ्रेंड। अमेरिका में पहली बार बच्चों को मिला था ये संक्रमण। भारत में समेत 80 देशों में दोस्तों 16,886 लगभग 17,000 मरीज हो चुके हैं दोस्तों मंकी पॉक्स से ग्रसित। ये ज़्यादातर दोस्तों 8 साल के बच्चों में देखने को मिला है। 8 साल के बच्चों इससे ज़्यादा खतरा है दोस्तों। 8 साल के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको इस पर्टिकुलर बीमारी से ज़्यादा खतरा है फ्रेंड। हम बात करते हैं इस आगे दोस्तों इसके सॉरी चलिए दोस्तों, मंकी पॉक्स से जो लक्षण है दोस्तों, तो लक्षणों में जैसे सिर दर्द करने लगता है दोस्तों, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और मवाद भरे दाने होते हैं दोस्तों, कपकपी छूटना, ये भी इसके क्या है लक्षण है दोस्तों। शॉर्ट CDC दोस्तों, ये जो शॉर्ट्स लिया गया है वो CDC से लिया गया है दोस्तों। बुखार भी आता है दोस्तों, थकान भी लगती है, मांसपेशियों में दर्द और पीठ और कमर दर्द, ये चीज़ें मंकी पॉक्स के लक्षण के आते हैं। 2-4 हफ्ते रहते हैं ये चीज़ें। अगर आपको तो आपको जरूर मंकी पॉक्स हुआ है अगर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो दोस्तों। ये बीमारी छूने से भी
जैसा कि बताया जा रहा है दोस्तों, छूने से भी टचिंग करने से भी ये मतलब बीमारी फैलती है दोस्तों। मरीज के स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने से या फिर खाना खिलाने से संक्रमण ये फैलता है दोस्तों, आपको बता दूं। इसके अलावा ये मरीज के जो कपड़े हैं, बर्तन है, बिस्तर है, छूने से ये मंकी पॉक्स बीमारी फैलती है दोस्तों। ये ज़्यादातर युवा पुरुषों में देखने को मिल रहा है दोस्तों। जो पुरुष मतलब कि जो मतलब पुरुष यौन संबंध बनाते हैं, उनको ये ज़्यादातर बीमारी देखने को मिल रही है दोस्तों। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने अब तक 3 लाख से ज़्यादा मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन को लोगों तक पहुँचाया है दोस्तों। इसका मतलब जल्द ही हजारों नागरिक को कुछ हफ्ते में अंदर वैक्सीन लगा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, CNN के रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिकी सरकार है ना दोस्तों, उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन लोगों तक पहुँचाए हैं दोस्तों। और जल्द ही जल्द इस मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन को हजारों लोगों में मतलब लगा दिया जाएगा दोस्तों। CDC के अनुसार अमेरिका में 15 लाख लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक, अब मंकी पॉक्स के बारे में और बातें देख लेते हैं दोस्तों। ये लगभग डाटा 17,000 तक मैंने बताया, तो ये पहुंच गया है दोस्तों। 17,000 लोगों तक ये मंकी पॉक्स से ग्रसित हैं लोगों। पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो दोस्तों 17,000 लगभग लोग इस मंकी पॉक्स बीमारी से ग्रसित हैं। टॉप 10 कंट्रीज जो हैं दोस्तों, उसमें ब्रिटेन है, स्पेन है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम शामिल है दोस्तों। ये सभी कंट्रीज मंकी पॉक्स से यहाँ पर ग्रसित लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब मंकी पॉक्स के बारे में जो बात करते हैं दोस्तों, तो मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों। ये 1958 में एक कैद किए गए बंदर के अंदर देखा गया था। 1970 में पहली बार इंसान में इसका संक्रमण हुआ था फ्रेंड ना। 1970 में 1970 में इसका पहली बार इंसान में संक्रमण हुआ था। उसके पहले 1958 में एक कैदी बंदर था, उसके बॉडी में ये देखा गया था फ्रेंड। ठीक, हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे आउटब्रेक हुआ था दोस्तों। उसके बाद 75%, जिसके मतलब 75% मरीज पुरुष थे। ठीक, 2017 में नाइजीरिया में दोस्तों ये आउटब्रेक हुआ था मंकी पॉक्स दोस्तों। उसमें 75% जो थे वो पुरुष थे केवल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है फ्रेंड। यह वायरस मरीज के घाव से निकलकर आँख, नाक और मुंह के जरिए शरीर तक प्रवेश करता है दोस्तों। इसके अलावा जानवरों और उनके काटने से, खूनों की वजह से ये सब होता है। आपको दोस्तों बताते चलें, जो प्रेग्नेंट महिलाएं और 5 साल के जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके ये मंकी पॉक्स ज़्यादा मतलब ये प्रभावी है दोस्तों, मंकी पॉक्स। ठीक, अगर कांगो स्ट्रेन की मृत्यु दर 10% और पश्चिम अफ्रीकन स्ट्रेन की बात करें तो मृत्यु दर 1% है दोस्तों। और 2022 में हुए आउटब्रेक में पश्चिमी अफ्रीका में स्ट्रेन की पुष्टि हुई है फ्रेंड। मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो 5 दिन से 21वें दिन तक आते हैं दोस्तों। इसमें मवाद, जैसा कि मैंने आपको लक्षण के बारे में बता चुका है दोस्तों, वही बातें हैं। इस वायरस में जो मंकी पॉक्स ये कैसे फैलता है, ये छुआछूत से आपको बताया, टचेबल है दोस्तों। तो इससे मैंने बताया था मंकी पॉक्स वायरस के 2 स्ट्रेन हैं। पहला स्ट्रेन क्या है, कांगो स्ट्रेन है, दूसरी पश्चिमी अफ्रीकन स्ट्रेन है। कांगो स्ट्रेन एंड पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन फ्रेंड, पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन। ठीक, WHO के मुताबिक चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स की 85% तक कारगर है। यानी जो चेचक के लिए वैक्सीनेशन होता है वो 85%, वो वैक्सीन 85% तक मंकी पॉक्स को प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। ठीक है फ्रेंड। मंकी पॉक्स से बचने के तरीके, तो यहाँ पर आपको जो मरीज़ है वो उसके बिस्तर और बर्तन जैसे कपड़े को छूना नहीं है दोस्तों। और जो भी संक्रमित है जानवर हो, उसके संपर्क में ना आए आप। अच्छे से आप, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो प्रॉपर अच्छे से हाथ को धुलें। मरीज़ को आइसोलेटेड करें दोस्तों, जैसे कोविड के टाइम में किसी एक पर्टिकुलर रूम में उन्हें बंद कर दिया जाता था। फिर मरीज़ की देखभाल के लिए PPE किट पहने फ्रेंड। ठीक है, मरीज को देखभाल करना है तो PPE किट पहने। अगर दुनिया भर में देखें तो अमेरिका में 1464 केसेस हैं दोस्तों, 1790 केसेस जर्मनी में फ्रेंड, 1735 केसेस दोस्तों UK में, 2447 केसेस हैं दोस्तों स्पेन में सबसे ज़्यादा। फिर 317 केसेस ब्राज़ील में, मैक्सिको में 17 केसेस, अर्जेंटीना में 12 केसेस, इंडिया में अपने 2-3 केसेस, अभी तो 3 केसेस हो गए हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड। चाइना में अभी एक भी केसेस नहीं है, 13 केसेस हैं UAE में, ऑस्ट्रेलिया में 28 केसेस, फिनलैंड में 13 केसेस और स्वीडन में 58 केसेस हैं फ्रेंड। ये आप देख सकते हैं पर्टिकुलर, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यूज़ है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश की एक दोस्तों ट्रैकिंग डिवाइस स्कीम है दोस्तों। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जुड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है दोस्तों। तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों में ERSS से जोड़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों पर भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है।
मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है दोस्तों। 9,423 से अधिक वाहनों में पंजीकृत और ERSS के साथ जोड़ा गया है दोस्तों। 9,423 वाहनों को दोस्तों ERSS के साथ जोड़ा गया है। इस तंत्र के तहत, इस सिस्टम के तहत पुलिस और परिवहन दोनों विभाग वाहनों की निगरानी कर सकते हैं फ्रेंड। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं और चीज़ें दोस्तों। इस प्रणाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटर हॉफ में किया था फ्रेंड। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वाहनों और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा भी शुभारंभ की है दोस्तों। पैनिक बटन की सुविधा भी इस प्रॉपर वाहनों में दी गई है। पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है दोस्तों, जो कि सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। इमरजेंसी पैनिक बटन जो है वो सपोर्ट सिस्टम 112 से जुड़ा गया है दोस्तों। ठीक, जब संकट का समय इस पैनिक बटन को दबाया जाता है तो दोस्तों यह सैटेलाइट के जरिए 112 पर सिग्नल भेजता है। ठीक, इसके बाद सिस्टम संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क भी करेगा। निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटना का आसानी से इससे पता लगाने में हेल्प होगी दोस्तों। ठीक, सड़कों में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी ये योगदान देगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की नए पर्यटन नीति जारी की है ना, नीति जारी की है। ये बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने राज्य की नई पर्यटन नीति जारी की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का मकसद नेशनल जियोग्राफिक इंडिया एवं वृत्त चित्र श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी दोस्तों। ये जानकारी जो दी गई आधिकारिक है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने कहा कि अभिनेत्री जो रसिका दुग्गल है 23 जुलाई को टेलीविजन चैनल पर पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड नामक सीरीज की मेजबानी करेंगी। वह झारखंड की प्राकृतिक दृश्यों, कला, संस्कृति और राज्य के कुछ अनूठे अनुभवों को उजागर करेंगी फ्रेंड। ठीक, सेरेन ने और भी बातें कही है दोस्तों। तो झारखंड प्रकृति, संस्कृति और सतत जीवन का एक छिपा हुआ खजाना है दोस्तों। प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष से लेकर मनोरम प्रकृति सुंदरता, करिश्माई विरासत, स्वदेशी परंपराओं और समुदायों तक यहाँ एक ऐसा स्थान है, यह एक स्थान है जिसे आप घर जैसा महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है। कोविड-19 ने पर्यटन उद्योगों के बुरी तरीके से प्रभावित किया है दोस्तों। ठीक, कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई लोगों को नुकसान हुआ है, विशेष रूप से पर्यटन उद्योग को दोस्तों। यह नीति नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी। ये जो नीति, जैसा कि आप लोगों ने जाना ही दोस्तों कि कोरोना के टाइम में जो पर्यटन उद्योग था दोस्तों, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है, देखेंगे दोस्तों तो जो देखेंगे दोस्तों, जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ है, तो वहाँ का जो पर्यटन उद्योग है वो ठप हो जाने के कारण कोविड में, इसलिए वहाँ पर इतनी बड़ी क्राइसिस आई दोस्तों। तो कोविड टाइम में कोई बाहर निकलता ही नहीं था, तो पर्यटन उद्योग कहाँ चलेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इन सब की भरपाई करने के लिए ये नीति झारखंड में लाई गई है फ्रेंड। हाँ, ठीक, मुख्यमंत्री जी ने इसके आगे भी बातें कही हैं दोस्तों। इन्होंने कहा कि नई पर्यटन नीति पर्यटन पैकेज और सेवाओं के लिए निजी टूर ऑपरेटर के साथ संयुक्त उद्यम पर्यटक सूचना केंद्र TIC को संवारने, हर जिले में पर्यटन क्षमता को विस्तृत आकलन करना शामिल है। इसमें पर्यटन सर्किट और पर्यटन संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए मास्टर प्लान और योजना बनाने और लागू करने में विशेषज्ञों की भागीदारी भी शामिल है। ठीक है फ्रेंड, यह नीति जल क्रीड़ा और गतिविधियों पर, ये जो नीति है दोस्तों, जल क्रीड़ा और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो राज्य के विभिन्न जलाशयों और जैसे तिलैया, मसानजोर, चांडिल, पतरातू, गेतलसूद, केलाघाट, कांके, हाटिया बांधों में शुरू और विस्तृत की जाएंगी। नीति का उद्देश्य झारखंड में आरोग्य पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ झारखंड के जलाशयों के नाम थे, ये भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो तिलैया, मसानजोर, चांडिल, पतरातू, गेतलसूद, केलाघाट, कांके, हाटिया बांध। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों हम कुछ खास बातें इस झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर मिलेगा स्पेशल पैकेज। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर ये पैकेज, स्पेशल पैकेज मिलेगा दोस्तों। पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर स्पेशल पैकेज देगी दोस्तों, जो सरकार है दोस्तों। आपको बता दें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की लिमिट पर 20 से 25% सब्सिडी दी जाएगी। 5 वर्षों तक नेट SGST का 75% का छूट दिया जाएगा दोस्तों। 5 वर्षों तक स्टैंपी ड्यूटी और द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी। महिलाओं को SC ST और दिव्यांगों के लिए पॉलिसी की विशेष व्यवस्था की गई है। और निवेशों के लिए इंक्लूसिव के लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया है दोस्तों। ठीक है, पॉलिसी में विलेज टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पॉलिसी पर जोर दिया गया है दोस्तों। तो जैसा कि हम बात करेंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों और देवघर, पारसनाथ, मधुबन और
ईंट खोरी जैसे धार्मिक स्थलों पर नगरीय सुविधाएं प्रदान करने और उनको सौंदर्यीकरण किया जाएगा दोस्तों। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटन गतिविधियों को प्राकृतिक से जोड़ने और लातेहार नेतरहाट बेतला और चांडिल दलमा मिचैया और गेटुल सूद इको सर्किट के विकास का कार्य हो रहा है दोस्तों इसी के साथ। ठीक है, इन जगहों पर पर्यटकों को रहने के लिए रेस्ट हाउस की सुविधा भी दी जाएगी दोस्तों। राज्य की वैभवशाली संस्कृति का अनुभव, राज्य के जीवंत और विविध सांस्कृतिक प्रदर्शित करने के लिए फूड फेस्टिवल, इंटर स्टेट कल्चर प्रोग्राम आयोजित करने का भी जोर दिया गया है दोस्तों। ठीक, ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने के लिए चिन्हित गांवों में सौंदर्यीकरण, स्थानीय व्यंजनों और बढ़ावा दिया गया है दोस्तों। ग्रामीण जनजीवन को बढ़ावा दिया गया है दोस्तों। इस संबंध में ग्राम पर्यटन समिति और वीटीसी और ग्रामीण पर्यटन उस समिति का गठन किया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड, अब माइनिंग टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशने की एक कोशिश होगी। ठीक है, इसके थ्रू दोस्तों, इस पॉलिसी के थ्रू दोस्तों, टूरिज्म पॉलिसी के थ्रू दोस्तों माइनिंग टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं उसे तलाशने की भी कोशिश की जाएंगी दोस्तों। ठीक, ये ऐसा इस पॉलिसी के द्वारा कही गई है दोस्तों, सरकार द्वारा बताई गई है। ठीक है, इस पॉलिसी में राज्य के खनिज संपदा को प्रदर्शित करने, खनन पर्यटन के जरिए संभावनाओं को तलाशा जाएगा। यह अपने आप में एक नई खोज है। नए पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों जैसे पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग आदि की बढ़ावा देने का कार्य होगा। वाटर स्पोर्ट के लिए तिलैया, मनसंजोड़, चांडिल, पतरातू, गेतालसूद और केलाघाट, कांके, हाटिया जैसे डैम के विकसित करने की योजना है। ठीक, वीकेंड गेटवे टूरिज्म के माध्यम से छुट्टी तलाशने के लिए झारखंड को रोमांचक पड़ाव बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, ओके बाय।